हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। फॉरेन एक्सचेंज रेट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट के सेकंड पार्ट में आज हम कंटिन्यू करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता क्या है। भाई, जिसका नेम ही फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें दो कंट्रीज की करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन वो रेट मार्केट फोर्सेस की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। यानी ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। मार्केट में जो डिमांड होगी, जो सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग करेंसी का रेट डिसाइड किया जाएगा। जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, उसकी सप्लाई नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट महंगा होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अनियन, इसकी एग्जाम्पल आपको हर बार मिलती है। एक टाइम ऐसा आता है जब अनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? भाई, मार्केट में डिमांड होती है, लोगों को अनियन परचेज करना है, लेकिन मार्केट में उनकी सप्लाई ही नहीं होती है, जिसके कारण वो महंगा होने लगता है। जैसे नॉर्मल मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं, वैसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि आखिरकार एक्सचेंज रेट कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। बट ऑब्वियस है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, it is an exchange rate system in which rate of exchange between the two currencies is determined by the free market forces, that is demand and supply of the currency। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें दो कंट्रीज की करेंसी का प्राइस फ्री मार्केट फोर्सेस की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। यानी इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। आपके द्वारा डॉलर्स की जितनी डिमांड की जाएगी और मार्केट में डॉलर्स की जितनी सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपने आप डॉलर्स का प्राइस डिसाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो फ्लक्चुएट होता रहेगा। मार्केट में ज़रा सी डिमांड चेंज होगी, ज़रा सी सप्लाई चेंज होगी, तो डॉलर्स का प्राइस चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं। मार्केट फोर्सेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी मार्केट फोर्सेस जो होती है ना, मार्केट फोर्सेस मतलब मार्केट में डिमांड कितनी है और मार्केट में सप्लाई कितनी है, इनको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो आइडेंटिफाई करती है कि आखिरकार फॉरेन करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। अब डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो आप 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो। एक बार हम आपको इलैबोरेट कर देते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर हम आपको शो करें तो इस तरफ हमारे पास आता है प्राइस, और अब यहां पर हम प्राइस प्रोडक्ट का नहीं, करेंसी का रिकॉर्ड करेंगे, और यहां पर हमारे पास आएगी क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। आपको पता है कि जो फॉरेन करेंसी है और जो डिमांड है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर डॉलर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, यूएस डॉलर का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना, और अगर यूएस डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी।
यानी जैसा रिलेशन आपने प्राइस और डिमांड का किया था वैसा ही रिलेशन करेंसी के प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो रैशनल कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर ही देता है। सो अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। सो नेगेटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड की जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, डिमांड कर्व। लेकिन दूसरी तरफ प्राइस और सप्लाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया था। अगर यूएस डॉलर महंगा हो जाएगा तो इसके जो सप्लायर्स हैं वो ज़्यादा डॉलर्स की सप्लाई करेंगे क्योंकि उनको मुनाफा ज़्यादा होगा। वहीं पर अगर यूएस डॉलर सस्ता हो जाएगा तो इसके सप्लायर्स जो हैं वो सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि उनको पता है मार्केट में यूएस डॉलर सस्ता हो चुका है, ज़्यादा सप्लाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा। इसका मतलब फॉरेन करेंसी के प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी कुछ इस प्रकार। ये हमारे पास है सप्लाई कर्व। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर जो डॉलर का प्राइस डिसाइड होगा वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसा रिलेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां पर डॉलर्स की डिमांड और डॉलर की सप्लाई इक्वल होगी। इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्योंकि अगर डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई या कम हो गई या फिर सप्लाई थोड़ी सी बढ़ गई या फिर कम हो गई तो प्राइस में चेंज आना कंपल्सरी है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, मार्केट में अपने आप प्राइस डिसाइड होता है फोर्सेस की हेल्प से, इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के और भी बहुत सारे नेम हैं। हम इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। हम इसको फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। हम इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। और लास्ट में हम इसको पार एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। एग्जाम में अगर आपको कुछ भी आता है तो इसी में से आएगा, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहां तक आपको इतना तो पता चल गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग रेट अपने आप डिसाइड हो जाता है। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि डॉलर्स की डिमांड करी क्यों जाती है, डॉलर्स क्यों चाहिए। डिमांड फॉर एनी फॉरेन करेंसी, आपको डॉलर्स के अलावा कोई भी अगर फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो क्यों चाहिए, उसकी डिमांड आप क्यों करते हो। रीजन नंबर 1, फॉर द पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल लोन्स एक्वायर किए हैं तो उनकी रीपेमेंट करने के लिए आपको वही करेंसी चाहिए जिस कंट्री से आपने लोन एक्वायर किया था। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रुपीस में नहीं कर सकते, आपको उसी कंट्री की वही करेंसी चाहिए जो वहां पर यूज की जाती है। रीजन नंबर 3, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड एज वेल एज इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करते हो यानी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसकी पेमेंट करने के लिए रुपीस तो चलेंगे ही नहीं, इसलिए आपको वहां की करेंसी चाहिए, इसलिए आप वहां की करेंसी की डिमांड करते हैं। रीजन नंबर 4, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज बाय आर रेजिडेंट। कई बार आप सट्टे बाजारी में भी पैसा लगाना चाहते हो, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगाना चाहते हो या फिर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो करेंसीज में, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ डिमांड तो आप कर रहे हो, आपको करेंसी चाहिए इन सभी रीजंस के लिए, लेकिन वो करेंसी आएगी कहां से, आखिरकार उन करेंसीज का सप्लायर कौन है। सबसे पहला है एक्सपोर्ट। अगर आप इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट फॉरेन की कंट्री में सेल करते हैं
तो बदले में आपको जो पैसा मिलेगा वो रुपीस में नहीं मिलेगा, वो उनकी करेंसी में मिलेगा। तो सबसे पहला रीजन, आपको करेंसी की सप्लाई आती कहां से है? जो आप एक्सपोर्ट करते हो वहीं से आपको उस करेंसी की सप्लाई आती है। सेकंड, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेनर्स आपकी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी एस्टेब्लिश की गई है, इन दैट सिचुएशन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो अपनी करेंसी का ही लेकर आएंगे, बाद में यहां पर आकर एक्सचेंज करवाएंगे। ऐसे ही थर्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कई बार आपकी कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कॉरपोरेट कंपनीज के शेयर्स परचेज किए जाते हैं, कुछ शेयर्स हो जाते हैं, कुछ सिक्योरिटीज, कुछ बॉन्ड्स, कुछ डिबेंचर्स के ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट किया जाता है फॉरेनर्स के द्वारा। तो जब कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं तो भी तो वही करेंसी दी जाती है ना जो फॉरेनर्स के यहां पर चल रही होती है। एंड लास्ट वन, रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज। आपके रिश्तेदार जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जब वो आपको पैसा भेजते हैं तो वो भी तो फॉरेन करेंसी में ही पैसा भेजते हैं ना, इसलिए तो आपको सप्लाई आती है। सो ये थी डिमांड क्यों की जाती है करेंसी की, और वो सप्लाई आती कहां से है। सो ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे कि हमने बताया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से जो भी मार्केट में फोर्सेस चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी का रेट अपने आप डिसाइड हो जाता है। लेकिन क्या कभी मार्केट में डिमांड और सप्लाई चेंज नहीं होती? होती है। सो हमें यह पता लगाना है कि अगर डिमांड या सप्लाई में दोनों में कोई चेंज आता है तो इसके कारण एक्सचेंज रेट कैसे रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड के बारे में। चेंज इन डिमांड का मतलब है डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज। मान लीजिए कि आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसके लिए हम यहां पर टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, डायग्राम। ये हमारे पास है ओरिजिनल डिमांड और ये हमारे पास है ओरिजिनल सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर रेट डिसाइड हो जाता है, मान लीजिए 50 रुपीज। लेकिन अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हमारे कंट्री के लोगों को डॉलर ज़्यादा चाहिए, वो अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं, सो ये हमारी डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, न्यू डिमांड कर्व ये कहलाएगी। अब क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है जिसके कारण जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी बढ़ जाएगा, मान लीजिए 70 रुपये। सो सिंपल सा इंपैक्ट है, अगर डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है इन दैट सिचुएशन फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल मार्केट में पता है जब कोई चीज़ ज़्यादा डिमांड की जाती है तो वो महंगी हो जाती है। दूसरी तरफ मान लीजिए कि डॉलर्स की डिमांड कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, सो ये तो आपको पता चल ही गया कि अगर डॉलर्स की डिमांड कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उनका प्राइस भी तो कम हो जाएगा। मान लीजिए ये ओरिजिनल डिमांड और ये सप्लाई, और ओरिजिनल प्राइस है 50 रुपीज़। अब मार्केट में डॉलर्स की डिमांड हो जाती है कम, जिसके कारण डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो अब न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, तो डॉलर्स का प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम, मान लीजिए 40 रुपीज़। सो सिंपल है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो फॉरेन करेंसी का प्राइस कम हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक पॉइंट की क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए, फर्स्ट इंपैक्ट किस चीज का है। अगर हम कहें कि यूएस डॉलर महंगा हो रहा है तो डिमांड तो उसकी कम होती है, यानी नेगेटिव रिलेशन। अगर मैं कहूं यूएस डॉलर सस्ता हो गया है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी नेगेटिव रिलेशन।
लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है। मैंने कहा कि डिमांड बढ़ गई तो यूएस डॉलर का प्राइस भी बढ़ गया, तो ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। डिमांड कम हो गई तो यूएस डॉलर का प्राइस भी कम हो गया। तो एग्जैक्ट ये है क्या, ये नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है, तो आपको समझना होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं यूएस डॉलर और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, तो नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि पहला इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, डॉलर्स के ऊपर। डॉलर अगर महंगे होते हैं ना तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि डिमांड और यूएस डॉलर के बीच में कैसा रिलेशन है, तो पॉजिटिव, क्योंकि भाई अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो महंगा हो जाएगा ना। तो पहला इंपैक्ट किस चीज का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन क्या होगा। नॉर्मली आपको एग्जाम में ये वाला रिलेशन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन सप्लाई। यानी मार्केट में जो डॉलर्स की सप्लाई है वो भी चेंज हो सकती है, और यहां पर चेंज का मतलब है कि सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं इंक्रीज। डायग्राम की हेल्प से हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपको और कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को और हमें भी हो जाए। सो ये हमारे पास है डिमांड कर्व और ये हमारे पास है सप्लाई कर्व। सप्लाई का इंक्रीज हो जाना, यानी ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। सप्लाई बढ़ेगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी आगे की तरफ, तो ये हमारी न्यू सप्लाई कर्व। सप्लाई के बढ़ने से जो प्राइस 50 था अब वो प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट एक्सेस सप्लाई में अवेलेबल होता है तो उसका प्राइस कम ही हो जाता है, क्योंकि मार्केट में डॉलर्स इतने हैं कि कोई उनको ले ही नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा सप्लाई हो चुकी है जिसके कारण डॉलर सस्ते हो जाएंगे। वहीं पर सेकेंड इंपैक्ट, अगर सप्लाई कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, डॉलर्स की अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो वो तो महंगा ही हो जाएगा ना। सो ये डिमांड और ये सप्लाई कर्व, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस है 50। अब सप्लाई कम हो जाएगी यानी बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, तो ये हमारे पास न्यू सप्लाई कर्व, जिसके कारण मार्केट में डॉलर जो है वो महंगा हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सो सिंपल है, यहां पर भी आपको वही रिलेशन अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आपको कहते हैं कि यूएस डॉलर और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर आपसे कहते हैं सप्लाई और यूएस डॉलर के बीच में कैसा रिलेशन है, तो नेगेटिव, क्योंकि जब सप्लाई कम होती है तो डॉलर महंगा हो जाता है, और सप्लाई जब बढ़ती है तो डॉलर सस्ता हो जाता है। तो यहां पर भी आपको फर्स्ट इंपैक्ट देखना होगा कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। नॉर्मली आपको एग्जाम में यही रिलेशन आता है, तो आपको यही अच्छे से लर्न करना है। सो जैसे हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन की टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था, वैसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जैसे दो बेसिक टर्म्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट इंटेंशनली इंडियन करेंसी की वैल्यू को कम और फॉरेन करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देती है। लेकिन डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का तो कंट्रोल होता ही नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। सो डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है, जैसे डिवैल्यूएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सिमिलरली डेप्रिसिएशन का मतलब भी यही है। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिगार्ड्स टू फॉरेन करेंसी। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिवैल्यूएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, इंडियन रुपीस की वैल्यू गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर इंटेंशनली कम की जाती है,
लेकिन डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण इंडियन करेंसी की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। सो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स when the value of domestic currency reduces in the international money market because of the market forces of supply and demand। यानी सप्लाई और डिमांड के कारण अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाए और डॉलर महंगा हो जाए तो उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले एक यूएस डॉलर जो है वो 50 रुपीज़ का आता था, लेकिन अब वही यूएस डॉलर 70 का हो गया है। यानी पहले हमें 50 रुपये देने पड़ते थे तो हमें एक यूएस डॉलर मिल जाता था, लेकिन अब हमें 70 रुपये देने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो जाकर एक डॉलर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। सो इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन होता क्यों है, ये गवर्नमेंट नहीं करती है, ये मार्केट में सप्लाई और डिमांड के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास है डिमांड और ये हमारे पास है सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर मार्केट में डिमांड में कोई चेंज आता है तो इसके कारण जो करेंसी है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। मान लो जो मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो बढ़ गई है, डिमांड यहां पर थी, अब ये थोड़ा सा ऊपर आ चुकी है और ये न्यू डिमांड है। भाई जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा ना, 50 का था 70 का हो गया, तो इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। सो पहला रीजन क्या है डेप्रिसिएशन का, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो डॉलर महंगा हो जाएगा और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। इसके साथ ही दूसरा रीजन क्या है, सप्लाई में चेंज होना। मान लो ये और डिमांड और सप्लाई हमारे पास है, अगर मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। मान लो ये डिमांड ये सप्लाई कर्व है जिसके कारण अब डॉलर 70 का हो गया, क्योंकि भाई मार्केट में जब कोई चीज़ नहीं होती, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो वो महंगी हो जाती है ना। मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई नहीं है, कम हो गई है तो वो डॉलर महंगा हो गया। सो इन शॉर्ट इंडियन रुपीस का डेप्रिशिएट होना मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना, डॉलर्स का महंगा हो जाना। और उसका सेकेंड रीजन क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी की अगर सप्लाई कम हो जाए या फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए तो फॉरेन करेंसी हो जाती है महंगी, जिसके कारण डोमेस्टिक वैल्यू हो जाती है डेप्रिशिएट। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की। मतलब अगर डॉलर महंगा हो जाए और इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या आएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। अब सिंपल है, अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे ना, आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो जाकर $1 मिलेगा। पहले आप 50 रुपये देते थे, $1 मिलता था, यानी आप पहले कम पैसे देकर ज़्यादा परचेजिंग कर सकते थे। लेकिन अगर आप अब ज़्यादा पैसे दोगे ना तब जाकर आपकी परचेजिंग हो पाएगी, क्योंकि पहले 50 में काम चल जाता था, अब 70 रुपये देने पड़ेंगे $1 लेने के लिए, जिसके कारण इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। सो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए $1 खरीदने के लिए, जिसके कारण आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन से एक बेनिफिट होगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई जो अमेरिकन बंदे हैं उनको तो बेनिफिट होगा ना। अमेरिका के लोग $1 देते थे पहले तो उनको 50 रुपये का सामान मिलता था, क्योंकि $1 50 रुपये के बराबर था। लेकिन अब वो अगर $1 देंगे तो अब उनको 70 रुपये का सामान मिलेगा, ज़्यादा सामान मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, जिसके कारण वो इंडिया से
ज़्यादा परचेजिंग करना स्टार्ट करेंगे और इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। सो डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट है? इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इसके ऑपोजिट हमारे पास आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन को हम रिलेट कर सकते हैं रिवैल्यूएशन के साथ। रिवैल्यूएशन जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का पार्ट है, जिसमें इंडियन करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डॉलर्स को सस्ता कर देती थी, जिसके कारण इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती थी। एप्रिसिएशन भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। एप्रिसिएशन में हमारी डोमेस्टिक वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में और वर्ल्ड की दूसरी करेंसी को कम कर दिया जाता है, डॉलर की वैल्यू को कम कर दिया जाता है। लेकिन रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में डिफरेंस है। रिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करती थी और इंडियन करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती थी। लेकिन एप्रिसिएशन में, क्योंकि एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। सो एप्रिसिएशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड के कारण कई बार इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती है और डॉलर की वैल्यू सस्ती हो जाती है, उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये भी एक इजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये हमारे पास है डिमांड और सप्लाई, और ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम रेट। अगर मार्केट में आपकी डिमांड कम हो जाती है, आप इंडियंस हो, मान लो कि आपको डॉलर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, आपने डॉलर्स की डिमांड कर दी कम, तो आपकी डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पहले जो डॉलर 50 का था, अब वो आपको 40 का मिलेगा, यानी डॉलर की वैल्यू हो गई कम, फॉरेन करेंसी की वैल्यू हो गई कम, जिसके कारण इंडियन रुपीस की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। यानी पहले आप एक यूएस डॉलर को एक्वायर करने के लिए अगर 50 रुपये देते थे, तो अब आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे, कम वैल्यू देनी पड़ेगी। सो अगर मार्केट में फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाए और इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। सो फर्स्ट रीजन क्या है एप्रिसिएशन का? डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाती है तो डॉलर्स की वैल्यू, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके कारण इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड रीजन हमारे पास है सप्लाई। ये हमारे पास ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए कि मार्केट में जो डॉलर्स की सप्लाई है वो बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ेगी तो आगे की तरफ शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। मान लो ये हमारे पास है न्यू सप्लाई कर्व। तो पहले जो डॉलर 50 का था, सप्लाई बढ़ने से अब वो मार्केट में 40 का हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर कोई चीज़ एक्सेस क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा सप्लाई में होती है, तो उसका प्राइस तो कम हो ही जाएगा। सो जब डॉलर्स का प्राइस कम हो जाएगा तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। सो सेकेंड रीजन क्या है, क्यों इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सो ये दो रीजन है जिसके कारण हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाती है। सो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी rises in the international money market because of the market forces of supply and demand. एप्रिसिएशन करना मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाना सप्लाई और डिमांड के कारण, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अब अगर एप्रिसिएशन हुई है, यानी पहले के मुकाबले हमें कम डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फर्स्ट, आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया है। पहले आप 50 रुपये देते थे तो $1 मिलता था, अब आप 40 रुपये दोगे ना तो $1 मिल जाएगा, डॉलर सस्ता हो गया है, तो आप ज़्यादा इंपोर्ट कर पाओगे दूसरी कंट्रीज से। लेकिन आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई अमेरिकन बंदे क्या सोचेंगे, पहले हम
$1 देते थे तो 50 का सामान मिलता था, अब हम $1 देते हैं तो सामान कम मिलता है, हमें सिर्फ 40 का सामान मिलता है, जिसके कारण वो अपनी परचेजिंग कम कर देंगे इंडिया से और इंडिया के एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे। सो एप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या होगा? इंपोर्ट आपके बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। सो ऐसे ही इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इस हेडिंग को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हेडिंग में ही इसका आंसर मिल जाएगा कि मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। आप पहले ये मैनेज्ड वर्ड हटा दो, अब क्या लिखा है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है फ्री एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी जो एक्सचेंज रेट मैंने अभी आपको करवाया ना, ये सेम वही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसके साथ आगे जो वर्ड लिखा है ना, मैनेज लिखा है। मैनेज करना मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। सो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से एक रेट डिसाइड हो जाता है। मान लो कि ये हमारे पास है डिमांड और ये हमारे पास है सप्लाई। मार्केट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से डॉलर का रेट डिसाइड हो गया 100, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है मार्केट में, तब गवर्नमेंट अपना कुछ कंट्रोल जो है वो यूज कर सकती है। गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी कि भाई डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा कंट्रोल करिए। तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में जो डॉलर्स की सप्लाई है ना, वो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। अगर आरबीआई अपने रिजर्व्स में से कुछ डॉलर्स मार्केट में भेज देता है, सप्लाई बढ़ा देता है, तो सप्लाई बढ़ने से डॉलर्स का प्राइस शायद थोड़ा कम हो सकता है। सो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें मार्केट फोर्सेस की हेल्प से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरह डिमांड और सप्लाई की हेल्प से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है। लेकिन अगर वो एक्सचेंज रेट बहुत ही ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर देगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई की हेल्प से कंट्रोल कर सकती है, डॉलर्स के प्राइस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास भी इतने रिजर्व्स नहीं होते हैं कि वो मार्केट में डॉलर्स के प्राइस को बिल्कुल ही बहुत कम कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही पार्ट है। इसमें मार्केट फोर्सेस की हेल्प से ही प्राइस डिसाइड किया जाता है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। सो इसलिए हम इसको मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में। अब हम इसी के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज स्टडी करते हैं, आंसर्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में भी देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपके कमेंट में किए गए आंसर सही होंगे तो हम आपके कमेंट को लाइक और हार्ट जरूर देंगे। सो पहले 4 क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में देते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज नॉन एज। अगर इंडियन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए और डॉलर्स अगर महंगे हो जाएं फ्लक्चुएशंस के कारण, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन जो है वो तो गवर्नमेंट करती है, डेप्रिसिएशन मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण ही होता है। सो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? अभी हमने एक्सप्लेन किया था, अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट प्राइसेस। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड। यानी अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है
फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो उसको क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एप्रिसिएशन, क्योंकि एप्रिसिएशन मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण होता है और रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के कारण होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है यानी डॉलर्स अगर सस्ते हो जाते हैं, इन दैट सिचुएशन हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंपोर्ट्स राइजेस। 4 क्वेश्चन के बाद टोटल 6 क्वेश्चन हम आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 उनके साथ मेंशन करिएगा, ए बी सी डी जो भी आपका आंसर होगा। सो ये है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन, और नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, देन फिफ्थ क्वेश्चन, और लास्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सभी क्वेश्चंस अटेंड करके कमेंट में आंसर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को, आपको और हमें भी हो जाए। सो डू लाइक, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स।